स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फंडामेंटल सीरीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज का हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड होकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं, जो डायरेक्टली आपके अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है और उसको आप कैसे एप्लीकेबल करते हो एग्जामिनेशन पे। आज हम लोग सीखेंगे कि रूल्स जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिन लोगों का कॉन्सेप्ट रूल्स फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के ऊपर है। किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर इसको यूज करेंगे। इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस रखे हैं आपको समझाने के लिए, और इन 3 क्वेश्चंस में से उसके सब पार्ट हमने रखे हैं। उन सब पार्ट से आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होगा, जिसमें आप ये जानेंगे कि हम डायरेक्टली कैसे इसका आंसर दे लें, और अगर क्वेश्चन में रीजन अगर पूछा जाए तो एप्लीकेबिलिटी आपकी एग्जामिनेशन में एक अच्छे टूल्स की तरह होनी चाहिए कि हम लोग इसके रीजंस भी किस तरीके से दें। तो जो स्टूडेंट इन रीजन को जानना चाहते हैं तो वो देखें और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है तो हो सकता है कभी कभी आपको जरा सा बोरिंग लग रहा हो, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ क्वेश्चंस जो एप्लीकेबिलिटी बेस्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर बेस्ड है, उसमें ग्रिपिंग आ जाएगी और बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपसे इनके ऊपर मिस्टेक्स नहीं होगी। कर देते हैं तो ये पोर्शन फंडामेंटल का जो बेस्ड है, जैसा कि आप बोर्ड के टॉप पर देख रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे जिसमें है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको समझाने के लिए लेते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब क्या रूल इंप्लीमेंट होंगे उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेशन टू। यहाँ पर हमको ये जानना है कि हम सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, अगर रूल नहीं है तो नो सैलरी विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। देन सेकेंड बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। कोई भी आप पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देखिए 6% पर एनम की बात हो रही है। स्टूडेंट्स अक्सर 6% को ओके कर देते हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 6% नहीं, 6% पर एनम आपको लेना होगा। डी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, इट इज इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। तो देखिए हाईलाइट है यहाँ पर इक्वली, इसका मतलब है कि अगर रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो यहाँ पे नेटशल पे आप समझ सकते हैं कि नो वर्ड जो है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के लिए यूज होता है, नो वर्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए यूज होता है, मगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे हमें 6% पर एनम इंटरेस्ट देना होता है। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि इंटरेस्ट अगर ड्राइंग से रिलेटेड है या कैपिटल से रिलेटेड है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की पोजीशन में तो नो होगा, नील होगा, मगर लोन क्योंकि चार्ज के नेचर से होता है और इसके ऊपर 6% पर एनम आपको देना होगा। तो सर इसका मतलब हम लोग ये समझें कि इंटरेस्ट जो होता है वो 3 कंटेंट के ऊपर होता है, एक ड्राइंग के ऊपर, एक कैपिटल के ऊपर और एक लोन के ऊपर। और ड्राइंग्स और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा उसको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पर हम लोग नील लेते हैं, और जब लोन फर्म ने ले रखा है मतलब एज ए लायबिलिटीज है, तब हमें इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम देना होता है। यस यू आर राइट, वेरी गुड।
ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। ये हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर और इनके बीच में डिफरेंसेस आ गया है। अब डिफरेंसेस है उस पर हमको बताना है कि विच इज right. State who is correct in each cases. Case number A. P used rupees 20,000 belonging to the firm and made a profit of rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. अब इस कंडीशन में आप सोच करके देखिए कि P ने जो पार्टनरशिप फर्म का 20,000 रुपीज ले लिया था, उसको यूज करके उसने 5,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो क्या होगा, Q और R चाह रहे हैं कि वो पैसा 5,000 वापस फर्म में आ जाए, मगर P ने इसको यूज कर लिया है। तो देखिए आंसर पे आते हैं। P is bound to pay 20,000 together with profit of rupees 5,000 to the firm because this amount belongs to the firm. तो सिंपल सी बात है कि P ने 20,000 रुपीज जो फर्म के लिए थे वो तो उसको वापस ही करने पड़ेंगे, प्लस उस 20,000 के ऊपर 5,000 जो प्रॉफिट अर्न कर लिया है वो भी P वापस करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसका कोई रीजन तो होगा। यस, इसलिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन। As per principal and agent relationship, P is principal as well as agent to the firm and to Q and R. क्योंकि फर्म के लिए ये एक एजेंट की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पर जो हमको ध्यान देना होगा वो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप को ध्यान देगा। मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप की वजह से P, Q एंड R को इस मनी को रिफंड करेगा। As per this rule, any amount earned by agent by using the firm's property, it is attributable to the firm. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर P ने जो भी पैसे से अर्न किया है वो वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। किस वजह से? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q used rupees 5,000 belonging to the firm and suffered a loss rupees 1,000. He wants द फर्म टू बियर द लॉस। अब यहाँ पर देखिए ए के जस्ट अपोजिट है। P ने 20,000 रुपीज ले लिए थे और उसके ऊपर 5,000 प्रॉफिट अर्न किया था, मगर इस केस में आप देख रहे हैं कि Q ने 5,000 रुपीज फर्म के तो लिए, मगर इसको यूज करने पर उसे 1,000 का लॉस हुआ है। सो क्लास आंसर देखिए, Q is liable to pay rupees 5,000 to the firm as per partnership act 1932. Every partner of a partnership firm is liable to the firm for any loss caused by his her willful negligence. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है willful negligence। तो नेजिलेंस में अगर कोई काम हुआ है तो उसको कवर अप किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, हियर Q is solely responsible for the loss of rupees 1,000 because he used the property of the firm and also represented himself as a principal rather than agent to the other partners and to the firm. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें देखिए कि उसने इस जगह पर अपने आप को प्रिंसिपल की तरह रिप्रेजेंट किया है, rather than agent to other partners and to the firm। इस जगह पर जो कवर अप करना है उसको भी Q ही कवर अप करेंगे और Q 5,000 के लायबल है, प्रॉपर्टी को यूज किया था उसको वापस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, P and Q want to purchase goods from A Limited and R does not agree। अब ये एक टिपिकल डिस्प्यूट की कंडीशन है कि जब P और Q चाहते तो हैं कि हम लोग एक गुड्स को परचेज कर लें A लिमिटेड के, मगर R थर्ड पार्टनर है और वो एग्री नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या एक्सप्लेनेशन देना होगा उसको देखिए। P एंड Q में बाय गुड्स फ्रॉम A लिमिटेड, भले ही थर्ड पार्टनर आपका रेडी नहीं हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर हैज अ राइट टू बाय एंड सेल goods without consulting the other partners unless a public notice has been given by the partnership firm to restrict the partners to buy and sell। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर थर्ड पार्टनर एग्री नहीं भी हो रहा है तो बाकी दो पार्टनर्स मिल करके इस गुड्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं P एंड Q गुड्स को परचेज कर सकते हैं A लिमिटेड से, भले ही R रेडी ना हो। उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए इस बात पे, क्योंकि यहाँ पर साहब कहा गया पार्टनरशिप एक्ट में कि अ पार्टनर हैज टू राइट टू बाय और सेल गुड्स विदाउट कंसल्टिंग। तो अगर कोई पार्टनर से कंसल्ट नहीं किया तो पार्टनर को राइट होता है, उसको परचेज सेल कर सकता है। बस शर्त ये होनी चाहिए अनलेस अ पब्लिक नोटिस हैज बीन गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म। अगर इस चीज को
पब्लिक नोटिस दे करके रोका नहीं गया है पार्टनरशिप फर्म की तरफ से, तब तक का यूज कर सकते हैं। और कहीं अगर इस क्वेश्चन में इस चीज को दिया होता है कि पब्लिक नोटिस दिया जा चुका है, तब ऐसी हालत में पी और क्यू इसको नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट सी एज ए पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। देखिए डी का आंसर है सी विल नॉट बी एडमिटेड बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स पी हैज नॉट एग्री टू एडमिट सी। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर आप ध्यान देंगे। As per Partnership Act, a new partner cannot be admitted into a firm unless all existing partners agree to the same decision. ये पॉइंट जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, unless all the existing partners agree the same decisions. In other words, a new partner can be entered in partnership firm with the consent of all existing partners. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर डी के केस में ओनरशिप में चेंजेस आ जाएंगे, तो जब ओनरशिप में चेंजेस है तो इस जगह पर इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, तब टर्म होगा ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक का न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा सकता। मगर जब बिजनेस अगर डीलिंग है और पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है, तो बिजनेस डीलिंग जो है टू पार्टनर्स कर सकते हैं किसी पार्टनर के एग्री ना होने की वजह से। ना बेटा इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, दे हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम किस वजह से आई है, सिर्फ इस वजह से आई है प्रॉब्लम कि इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी। ये देखिए, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट तभी कर पाते हैं जब उनको रूल्स पता हो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अब बेटा जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको वन बाय वन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म पर होगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको पढ़ के समझना होगा कि जो रूल्स फॉलोड हैं उनको हम लोग कैसे डील करें। तो रूल्स फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ। बोर्ड पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है। अब ए पर आते हैं। ए वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। तो अब इस जगह पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात आ रही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये हमारा बेटा रिलेटेड है किससे, आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। बी वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ अ सैलरी। तो अब यहाँ पर बी पार्ट जो है वो देखिए सैलरी से रिलेटेड है। सी वॉन्ट्स दैट लोन गिवन बाय हिम टू द पार्टनर्स एंड बियर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है 10% पर एनम। और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट जो लोन से रिलेटेड, देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ लोन को, तो इंटरेस्ट सिर्फ लोन के ऊपर ही आप देंगे, बाकी सब पे नो इंटरेस्ट होता है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, मगर उसका रेट 6% पर एनम होगा। तो जो रूल है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो आपको एकदम पता होना चाहिए। डी है, A and B having contributed larger amount of capital desired that the profit should be divided in the ratio of their contribution। तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसमें रेशियो की बात करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, रेशियो। तो देखिए डायरेक्टली ये 4 पॉइंट्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में, अगर सिंगल आ जाता है तब तो आप एमसीक्यूज पे टिक करके डायरेक्ट करेंगे। और तो जब डिस्प्यूट है, ए केस था, ए वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर बट सी एंड बी डू नॉट एग्री। तो ये जो डिस्प्यूट था ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर है। स्टूडेंट तब तक नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को जब तक उन्हें एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल ना पता हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा। तो सिंपल सी बात है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। तो ये आपको रूल पता होना चाहिए। फिर इसके साथ ही साथ में इसका रीजन है, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग ए बी एंड सी रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन। क्या कहते हैं, बी है, बी वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी। बी किससे रिलेटेड है, सैलरी। तो आपको क्लियर कट पता है एब्सेंस ऑफ डीड में नो सैलरी होता है, तो नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। और रीजन आपको यह ध्यान से देखना होगा कि रीजन आप दीजिए देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो किसी भी तरीके का यहाँ पर देखिए कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट
नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले जब हम आंसर लिखें तो डायरेक्ट लिख दें, फिर उसका उसका रीजन लेकर के इसको एक्सप्लेन करिए। सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन, तो यहाँ पे देखिए लोन से रिलेटेड है इसका केस। तो जब भी लोन से रिलेटेड होगा तो आपको परसेंटेज ध्यान देनी है 6%। तो आंसर के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये देखिए आंसर में सबसे पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ 6% पर एनम। तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट 6% पर एनम। ये सिंपल सा रूल है कि इस पे 6% पर एनम ही आपको इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए रीजन है एज पर पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड 6% पर एनम। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये 6% की बात होगी और हम लोग 6% पर एनम के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर्ड एट द प्रॉफिट, तो यहाँ पे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो रही है। और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में यस आपके दिमाग में बिल्कुल सही आया कि इक्वली रखेंगे। तो देखिए प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली आ गया। तो प्रॉफिट जो है वो हम लोग इक्वली शेयर करते हैं और कैपिटल रेशियो में नहीं करेंगे अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बेटा ये 3 बेसिक क्वेश्चंस आज सीखे, जिसमें हमारी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था और ये पूरा पूरा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड था। तो मैं समझता हूँ कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की थ्योरी जो आप लोगों ने रट ली थी, आज इसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको काफ़ी हद तक का चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एग्जामिनेशन में हम लोग एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से डायरेक्टली रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एमसीक्यूज हैं तो डायरेक्टली आप टिक कर लीजिएगा और अगर 3 मार्क्स में थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिखने का तरीका बता दिया है। तो इस वीडियो ने आपको हेल्प करी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो पर इस सीरीज के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।